Hello everyone, welcome to my channel Civil Service Mania. Miss Snigdha. Today we'll discuss about plant enzymes, the rest of the topics of the plant enzymes like properties of enzyme हमने डिस्कशन कर लिया था इंट्रोडक्शन के बारे में और कुछ एंजाइम टाइप्स के बारे में बात कर लिया था और उसके बाद हमने डिस्कशन किया कुछ कि उनकी किस तरह से मोड ऑफ एक्शन होते हैं और हम अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे कुछ बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ एंजाइम्स और इसके बाद हम और कुछ और एक वीडियो रहेगा एंजाइम्स की जहाँ पे कुछ एंजाइम की रोल्स होते हैं क्या डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में प्लांट की उसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा प्लांट एंजाइम्स खत्म हो जाएगा और हम स्विच ओवर करेंगे प्लांट पिगमेंट्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिनको इसकी वीडियो चाहिए सॉरी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे जाकर सिविल सर्विस मानिया के नाम पे जो उस चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ की जो भी वीडियो पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। और सेकेंड बात, जिनको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है एग्रीकल्चर की वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री ऑप्शनल के नाम पे एक चैनल खुला है, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम चैनल में। और वहाँ पे हर रोज़ मैं एग्रीकल्चर पेपर 1 एंड पेपर 2 के आंसर वहाँ पे मॉडल आंसर देती हूँ, सॉरी क्वेश्चंस देती हूँ प्रीवियस ईयर की, और आपको वहाँ पे आंसर राइटिंग करके पोस्ट करना होता है और उसके नेक्स्ट डे में मैं उसकी मॉडल आंसर आपको दे देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी शेड्यूल है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक मतलब जो भी आपकी एक प्रोसेस से और एक प्रोसेस मतलब एक सबस्ट्रेट से एंजाइम जो भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी आपकी एनर्जी यहाँ पे कंजप्शन होती है एंजाइम के वजह से वो कैटालाइज कर लेते हैं, मतलब वो एनर्जी आपका कम हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपकी कैटालाइजिंग प्रोसेस। तो एंजाइम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में भी कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कैटालाइजिंग पावर ऑफ एंजाइम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टर्न ओवर नंबर। जो भी नंबर में जो भी मेजरमेंट किया जाता है एंजाइम्स की उसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर्स। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट टाइम पे कितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, इसको बोलते हैं एंजाइम की टर्नओवर नंबर। ये रेंज होती है इसकी 1 से 10 टू द पावर 4 पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1 से लेकर 10 टू द पावर 4 तक उसके नंबर होते हैं और ये सबसे हाईएस्ट होते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज में जिसका नंबर है 6 मिलियन पर सेकेंड। ठीक है, लोएस्ट फॉर लाइसोजाइम एंजाइम जिसका नंबर होती है 0.5 पर सेकेंड, जो 1 से भी कम है। ठीक है, सुक्रेज में 10,000 पर सेकेंड। ये आपको थोड़ा याद रखनी है, इसको आप लिख सकते हैं आपकी जो एंजाइम की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये है एंजाइम ऑलवेज कैटालाइज रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन से और एक रिएक्शन वो एक जो भी डायरेक्शन में काम करते हैं उसके रिवर्सिबल डायरेक्शन में भी वही एंजाइम काम करते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि देखिए एंजाइम लाइपेज जो कि सिंथेसिस करते हैं लिपिड्स फैटी एसिड से एंड ग्लिसरॉल से। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से वो लिपिड सिंथेसाइज करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं लिपिड को हाइड्रोलिसिस भी करते हैं रिवर्स रिएक्शन में। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से वो बनाते हैं आपका फैटी सॉरी लिपिड्स, और रिवर्सेबल रिएक्शन लिपिड से वो हाइड्रोलिसिस करके बनाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ठीक है, ये सेम एंजाइम रिवर्सेबल रिएक्शंस भी करते हैं। एक्सेप्शन होते हैं एंजाइम आर्जिनेज जो कि यूरिया को सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम आर्जिनाइन, बट हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया मतलब यूरिया जब हाइड्रोलिसिस होती है टू फॉर द फॉर्म ऑफ आर्जिनाइन वो सेम एंजाइम से नहीं होता, वो और एक एंजाइम होते हैं जिसका नाम है यूरिएज। ठीक है, हर एक चीज़ में कुछ एक्सेप्शन तो होती है लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन थिंग यही होती है। ठीक है, कॉलोइडल नेचर क्या है, एंजाइम की मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत बार हमने इसको डिस्कशन किया है, लगभग 60,000 से लेकर 46 लाख तक होती है। बट को एंजाइम्स के लोअर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, लगभग 500 तक होते हैं। इसी वजह से लार्जर मॉलिक्यूलर वेट के वजह से वो क्या करते हैं एक सस्पेंशन में वो मतलब सस्पेंडेड करते रहते हैं एक सॉल्यूशन में। इसी की वजह से इसको डिफ्यूजन रेट उसकी बहुत लो होती है एंड कॉलोइडल सिस्टम होती है वाटर में वो तैरते रहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया हीट सेंसिटिविटी। एंजाइम्स आर वेरी हीट सेंसिटिव। वो बहुत नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करते हैं, जैसे कि 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। बियॉन्ड 45 डिग्री सेल्सियस ये डीनेचर्ड हो जाते हैं, ठीक है। एंड 0 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर में वो इनएक्टिव हो जाते हैं। हालांकि डीनेचर्ड नहीं होते, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते, लेकिन इनएक्टिव हो जाते हैं। और जब सही टेम्परेचर आ जाए, सूटेबल टेम्परेचर आ जाए, फिर वो अपने काम करना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत दिनों तक वो इनएक्टिव नहीं होके नहीं रह सकते, ठीक है। और जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, जिसको मेजरमेंट किया गया है Q10 से, उसकी सिंबॉलिक फॉर्म है, ये होता है 2 to 3 ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। जो भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन करते हैं उसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट Q10 2 to 3 होती है। इसका मतलब ये है कि एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री बढ़ता है टेम्परेचर, तो क्या करता है, एंजाइम की रिएक्शन ट्वाइस और थ्राइस बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर है एंजाइम की, मतलब 45 डिग्री से ज़्यादा वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, एंजाइम नष्ट हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। तो इसी वजह से बियॉन्ड 40 डिग्री सेल्सियस ये धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। और एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या करता है, डीनेचर हो जाता है, जो कि है 45 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम होता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस नहीं है, ये रेंज में दे रखी रही हूँ। 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम की, जिसमें काम सबसे ज़्यादा होता है एंजाइम की। हीट सेंसिटिविटी ऑफ एंजाइम ये भी डिपेंड करता है वाटर स्टाटस ऑफ द मीडियम। मतलब अगर स्टाटस में कोई भी सेल में ज़्यादा हाइड्रेटेड सिस्टम में ज़्यादा वाटर है, तो एंजाइम आर मोर ससेप्टेबल टू हीट। एंजाइम हीट के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। जबकि लेस हाइड्रेटेड कंडीशन, जो कि है सीड, सीड में बहुत कम पानी रहती है, कम हाइड्रेटेड कंडीशन में सीड रहती है, और ये सबसे ज़्यादा हीट एंड्योर कर पाती है एंड बहुत दिनों तक अलाइव रह पाती है, ठीक है। इसके अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं सीड के अंदर, सीड को लगभग देखा गया है 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक वो सीड के जो एंजाइम होते हैं इतने सेल्सियस तक वो एंड्योर कर पाते हैं। while hydrated cell enzymes can endure up to 45 डिग्री सेल्सियस। बाकी जितने सारे ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गन्स है, जहाँ भी जो भी है, वो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक ही टॉलरेट कर पाते हैं। जबकि सीड्स जो हाइड्रेटेड लेस हाइड्रेटेड कंडीशन में सीड की जो एंजाइम्स होते हैं वो 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टी पीएच सेंसिटिविटी। और ये आपको जानना है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम एक्ट इन न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल मतलब 7 पीएच में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल पे एंजाइम काम करते हैं। हालांकि ये हर एक एंजाइम के लिए सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो भी अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, ठीक है। और ये मेनी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पीएच वैल्यू कैसा होगा ये बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है, जैसे कि नेचर ऑफ द बफर सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ अदर कॉलॉइड्स, एक्टिवेटर्स, इनिबिटर्स, एज ऑफ द सेल टिश्यूज, नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, ये सब पे डिपेंड करती है पीएच वैल्यू कैसा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मान के चलिए फॉस्फोरिलेज, जो कि कन्वर्सन करती है स्टार्च टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। उसी तरह से कुछ होते हैं ट्रिप्सिन, जो कि 8 पीएच में काम करते हैं, यूरिएज 7 पीएच में, आर्जिनेज 9.9 पीएच में, एंड राइबोन्यूक्लियस जो कि 7.6 पीएच में काम करते हैं। ये सब अल्कालाइन पीएच होते हैं। और एसिडिक पीएच में जो एंजाइम काम करते हैं वो है फॉस्फोरिलेज, जो कि रिवर्स रिएक्शन में काम करती है, कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू स्टार्च, ठीक है। और पेप्सिन जो कि 2 पीएच में, एसिड फॉस्फेट 4 पीएच में, कार्टालेज 6.8 पीएच में काम करते हैं, ठीक है। और 6 में आ गया हमारा जो पॉइंट है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। कुछ आपको हमने पढ़ा जो मोड ऑफ एक्शन में हमने देखा, लॉक एंड की थ्योरी में हमने ये देखा कि कुछ एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन, लेकिन ऐसे होते हैं कि कुछ फ्यू एक्सेप्शन भी होते हैं। हर एक चीज़ का कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, ऐसा नहीं। हमारे ह्यूमन बींग में भी होते हैं, प्लांट किंगडम में भी होते हैं, एनिमल किंगडम में भी होते हैं, हर एक चीज़ में एक्सेप्शन होते हैं। सम पैटर्न ऑफ एंजाइम स्पेसिफिक हैव बी रिकॉग्नाइज्ड। कुछ पैटर्न ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी देखा गया है, जैसे कि एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी,
ग्रुप स्पेसिफिसिटी, स्टेरियो स्पेसिफिसिटी, स्टेरियो में भी डिवाइड किया गया है, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी एंड ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी, फिर रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। ये सभी स्पेसिफिसिटी होते हैं एंजाइम्स की, कि कौन सी स्पेसिफिसिटी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में कौन सी स्पेसिफिसिटी काम करेगा। तो हालांकि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और बहुत डीपली जाना पड़ेगा, तो मैंने इसको ओमिट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। पहले आता है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसके बाद रिएक्शन भी इंक्रीज होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है लेकिन वहाँ पे सबस्ट्रेट ज़्यादा नहीं है, तो एंजाइम प्रोडक्ट कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। द स्टेडी इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन स्टॉप्स एट ए पॉइंट एंड बिकम्स कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एक वक्त पे ऐसा होता है कि वो इंक्रीज होते होते एक वक्त पे कुछ सबस्ट्रेट की कुछ लिमिटेशंस होती है, तो उसके बाद ये रेट थोड़ा कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद एकदम स्टॉप हो जाती है, ठीक है। फिर टेम्परेचर के बारे में तो हमने पढ़ा किस तरह से टेम्परेचर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। पीएच के बारे में भी हमने पढ़ा। अब वही सारी चीज़ें लिख सकते हो जो मैंने अभी पढ़ाया कैरेक्टरिस्टिक्स में। हाइड्रेशन के बारे में भी सेम चीज़ें हैं कि किस तरह से हाइड्रेटेड सेल बहुत कम, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मतलब टॉलरेट कर पाते हैं। अगर बहुत लेस हाइड्रेटेड कंडीशन रहा जैसे कि सीड, वो लगभग 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। फिर आता है हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट, ये भी अफेक्ट करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जैसे कि अकुमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट इनहिबिट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ यहाँ पे मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और ये प्रोडक्ट कहीं काम में नहीं लग पा रहा है, सिर्फ यहाँ पे अकुमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक एक करके अकुमुलेट हो रहे हैं, तो क्या होगा, एक वक्त के बाद डेफिनेटली कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो रिएक्शन रिवर्सेबल भी हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये एक चीज होती है। और एक चीज आ गया इनहिबिशन। कैटालिटिक रिएक्शंस आर इनहिबिटेड बाय कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं, उनके वजह से भी कैटालिटिक रिएक्शन इनहिबिट हो जाती है। और कुछ वेल नोन इनहिबिटर्स हैं जिनका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, पोटेशियम, फेरिसाइनाइड, ये सारी चीजें। रेडिएंट एनर्जी क्या है, हायर एनर्जी रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे हो गया, ईवी रेज, गामा रेज। हम आपको पता है ना कि हम बोलते हैं ज़्यादा यूवी रेज में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, सन की यूवी रेज आपके लिए कैंसरस सेल प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे ये क्या करते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर लेते हैं और न्यू बॉन्ड्स बना लेते हैं, और मे बी एक टाइम पे वो कैंसरस सेल्स बन जाते हैं, या फिर कभी कभी वो क्या करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इरिवर्सिबल रिएक्शन बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हम देखेंगे एंजाइम की कुछ बायोलॉजिकल रोल्स क्या होती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। पहला तो है थेराप्यूटिक यूजेस। हम एंजाइम्स को कैसे थेराप्यूटिक यूजेस में थेराप्यूटिकली हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि अप्रोप्रिएट एंजाइम को एडमिनिस्टर करने के बाद ठीक हो जाते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया। ये डेवलप होता है क्यों, क्योंकि एक एंजाइम की शॉर्टेज होती है जिसका नाम है एस्पराजिन। इन ल्यूकेमिक सेल, जो भी हमारे बॉडी में ल्यूकेमिक सेल होते हैं, उनमें अगर एस्पराजिन एंजाइम की कमी होती है तो क्या होती है, ल्यूकेमिया डेवलप होती है। और इसको क्योर किया जाता है बाय एडमिनिस्टरिंग द एंजाइम एस्पराजिन ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन। बैक्टीरिया से इस एंजाइम को कलेक्ट करके लाया जाता है और उसको एडमिनिस्टर किया जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जैसे कि पैनक्रियाटिन और अक्रोलेजेस, जिसको डिओडेनल अल्सर सर्जरी में पेशेंट को दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। डीवर्मिंग के लिए, मतलब जो बच्चों में कीड़े हो जाते हैं पेट में, तो वर्मिंग हो जाती है, वर्म हो जाते हैं, उनको भी कुछ एंजाइम्स के मदद से क्योर किया जाता है, जैसे कि पापेन
जो कि पपैया से ऑब्टेन किया जाता है, फिसिन जो कि फीक में ऑब्टेन किया जाता है। ये सारी चीज़ों को डीवर्मिंग मेडिसिन में ह्यूमंस में यूज़ किया जाता है। ब्लड क्लॉट में भी एंजाइम को डिजॉल्व करने में मतलब यूज किया जाता है, जैसे कि एंजाइम यूरोकाइनेज जो कि मैन्युफैक्चर्ड होती है फ्रॉम यूरिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट इन ब्रेन आर्टरी एंड अदर सर्कुलेटरी डिजीजेस। हमारे जो ब्रेन में क्लॉट होकर स्ट्रोक हो जाते हैं या फिर हार्ट स्ट्रोक होते हैं, वहाँ पे इस तरह की एंजाइम्स का भी यूज़ किया जाता है। हाइपरटेंशन के डायग्नोसिस में भी एंजाइम्स की काफ़ी रोल्स होती है। कैसे कि अ, एक टेक्निक होती है जिसका नाम है रेडियो इम्यूनोएसी टेक्निक, जिसके मदद से हाइपरटेंशन के क्या कॉज हो सकते हैं इसको डायग्नोस किया जाता है। इसमें क्या होती है, एक एंजाइम होती है रेनिन जो कि किडनी में सिक्रेटेड होती है, ठीक है। इसको इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है बाय मेजरिंग एंजियोटेंसिन 1 व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम की एक प्रोडक्ट होती है एंजियोटेंसिन 1, जिसको मेजर करके हमें पता लग सकता है कि हाइपरटेंशन की कॉज क्या है, किस वजह से, स्ट्रेस के वजह से है या फिर बॉडी में और कुछ विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशन कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये पता लगा देता है। रेनिन एक्ट एज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट आ गया ब्लीडिंग ट्रीटमेंट में भी हमें यूज किया जाता है, जैसे कि थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो कि बी प्लाज्मा से निकाला जाता है उसको, और इसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ऑपरेशन में यूज किया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है एंड स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। वुंड हीलिंग में भी अगर आपकी वुंड हुआ है तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम को जो कि पी के पैनक्रियास से इसको निकाला जाता है और इसको यूज़ किया जाता है, और ये स्किन डिजीजेस लाइक बेड सोर, स्लाविंग वुंड्स, ये सारी चीज़ों को हेल्प मतलब रिकवर करने में, हील करने में मदद करता है, ठीक है। कुछ डाइजेस्टिव डिजॉर्डर्स होते हैं, अगर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत कम प्रोडक्शन हो रहे हैं, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो आपके बॉडी में डाइजेस्टिव डिजॉर्डर से क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से कुछ एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, पापेन, अमाइलेज, लाइपेज, ये सारी चीज़ों को आपको ओरली दिया जाता है ताकि ये सारे डिजॉर्डर्स को आप क्योर कर सकते हो, ठीक है। डायरी इंडस्ट्री में भी जो भी आप चीज़ खाते हो, ऐसे चीज़ हालांकि ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली काउ मिल्क से चीज़ आता है, लेकिन बहुत मैक्सिमम जो चीज़ आता है वो एक एंजाइम होता है रेनिन नाम का, जो कि काउ मिल्क से ऑब्टेन किया जाता है, उससे बनता है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में भी, स्टार्च इंडस्ट्री में भी एंजाइम्स की काफ़ी हद तक यूज होती है, जैसे कि ग्लूकोज सिरप, फ्रुक्टोज सिरप, डेस्ट्रॉक्स सिरप, ये सारी चीज़ों को मेड किया जाता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय अमाइलेज एंड आइसोमरेज एंजाइम्स, ठीक है। और एक चीज होता है सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज। कभी कभी क्या होती है ना, जब हम कुछ स्टेन लग जाता है वगैरह क्लॉथ में, अगर प्रोटीनेशियस कुछ डाट डाट में कुछ प्रोटीनेशियस थिंग्स लग जाती है, तो ये स्टेन रिमूव करने में काफ़ी हार्ड होती है, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो इसको प्रोटीनेशियस स्टेन को रिमूव करने के लिए हमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को डिटर्जेंट में ऐड करना पड़ता है, और इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम बैसिलस लाइकेनिफर्मिस, ठीक है। उसके बाद कुछ लेदर इंडस्ट्री में भी, जैसे कि एक जो होती है, जो भी हाइड होती है या फिर जहाँ से भी आपको लेदर को रिमूव करना पड़ता है, मतलब उसकी हेयर को रिमूव करके बॉडी से आपको लेदर बनाना पड़ता है, तो डी हेयरिंग करना पड़ता है उसको। और डी हेयरिंग करने के लिए आपको पैनक्रियाटिक एंजाइम को यूज़ करना पड़ता है उस एनिमल के ऊपर, जो कि हाइड्रोलिस करता है प्रोटीन को, प्रोटीन्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स की हाइड्रोलिस कर लेती है, और इसको अगर आप स्क्रैप करोगे तो आसानी से हेयर सब हाइड से निकल आते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेदर बना जाता है। वाइन इंडस्ट्री में भी पेक्टिक एंजाइम्स यूज होते हैं लाइक पेक्टिन ट्रांसलेमिनेज, पेक्टिन ईस्टरेज, ये सारी चीज़ें वाइन इंडस्ट्री में काम करते हैं। अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, हाइड्रोजाइलेशन एंजाइम्स obtained from plasmids of various strains of Pseudomonas species, ये क्या करते हैं, डिग्रेड ए नंबर ऑफ हाईली टॉक्सिक डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक एंड केमिकल, जिसके वजह से पॉल्यूशन को भी हम कुछ हद तक कम कर पाते हैं, जैसे कि बेंजीन हो गया, टल्यूइन, जाइलिन, ये सारे केमिकल्स को भी वो डिटॉक्सिफाई करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी एंजाइम का काफ़ी हद तक रोल होता है, जैसे कि इको आर आई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लाइक इको आर आई, हिंड 3, बाम एच आई, ये सारी चीज़ों को, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है एज ए बायोलॉजिकल टूल। इसको
दिस एंजाइम्स ऑकर नेचुरली इन बैक्टीरिया, ये सारे एंजाइम्स बैक्टीरिया में नेचुरली ऑकर होते हैं एंड इसको केमिकल वेपन के हिसाब से एग्नेस्ट वायरस को इन्वेड बॉडी में इन्वेड ना करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। एंजाइम इंजीनियरिंग, इसमें भी इट इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम को कैसे मॉडिफिकेशन किया जा सकेगा बाय अल्टरेशन ऑफ जीन, जीन को कैसे अल्टरेशन करके एंजाइम को मॉडिफाई किया जाएगा, व्हिच कोड एंजाइम्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों को भी एंजाइमेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन किया यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जहाँ पे लास्ट टॉपिक होगी एंजाइमेटिक एंजाइम प्लांट एंजाइम में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो स्टार्ट अप, बाय बाय, टेक केयर।